ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? लेट्स स्टार्ट। कल हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए थे स्ट्रक्चर्स? कल हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी डिविजनल और एसबीयू। कोई डाउट है इन दो स्ट्रक्चर्स में? हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल है। सीईओ उसके बाद सीधा फंक्शंस, और कुछ डिवाइडिंग नहीं है। लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि एज कंपेयर टू डिविजनल इसमें खर्चा कम है। हाँ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, एक ही हेड है, इस वजह से खर्चा कम है। अब बुक में ही सेम लिखा है, तुम क्या कर सकते हो? अब जब बुक में ही वही लिखा है तो क्या कर सकते हैं? अगर बुक में ऐसे लिखा है तो तुम आराम से लिख सकते हो। बारिश की असली फीलिंग तो यही दे देता है। अगला स्ट्रक्चर जो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स कैसा होता है? मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी कुछ होता है और वर्टिकल एक्सिस पर भी। पहले सारे स्ट्रक्चर तो पढ़ लो। कल संडे है और तुम सारे के सारे बच्चे एक बार के लिए इसके सारे बैक क्वेश्चंस देख कर आओगे। फिर एक काम करोगे तो पेपर में आएगा ही नहीं। करना है तो कर लेना, ना करना हो तो मत करना। मैंने इतना बोल दिया है कि बैक क्वेश्चंस हैं, देखकर आना एक बार। हाँ, चलो। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता था जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही एक्सिस पे कुछ ना कुछ सेम इस तरीके से। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ना बोलता है कि जब आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल एंड एसबीयू ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर नहीं लग सकते, उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? अगर आपको केस स्टडी में कुछ ऐसा दे रखा है कि आपका फंक्शनल, डिविजनल, एसबीयू आपने अप्लाई करने की कोशिश करी पर तीनों ही क्या हो गए? फेल। तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? मैट्रिक्स। देखो क्या बोला इन्होंने, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ना फंक्शनल और डिविजनल और एसबीयू का मिक्सचर करके बनाया हुआ है।
इन्होंने बोला है चीज़ों को फंक्शन के बेसिस पर भी बांटो और डिवीजन के बेसिस पर भी बांटो, क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने साइड्स गिवन हैं। इन्होंने इनकी प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम किया है। देखो देखते हैं किस तरीके से। इन्होंने बोला है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मैंने बोला ये है आपका HR डिपार्टमेंट, ये है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्ट 1, ये है प्रोडक्ट 2 और ये है प्रोडक्ट 3। अब यहाँ पर एक लेबर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ये लेबर कौन से डिपार्टमेंट का है? काम किसके लिए कर रहा है? यहाँ पर एक लेबर है, किस डिपार्टमेंट का? काम किसके लिए कर रहा है? और यहाँ एक है HR, और काम किसके लिए कर रहा है? मतलब मैंने HR का डिपार्टमेंट कितना बनाया? पिछली बार डिविजनल की तरह नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए पूरा डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया। मैंने क्या किया, HR का डिपार्टमेंट एक बनाया और इस एक डिपार्टमेंट का एक कौन बनाया? हेड। हर एक प्रोडक्ट का भी मैंने कौन बनाया? एक हेड। CEO तो इनके ऊपर ही बैठेगा। क्लियर है? अब देखो, एक डिपार्टमेंट के अंदर मैंने एम्प्लॉयज रखे और वो एम्प्लॉय इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, और हेड भी कितना रखा? डिविजनल से थोड़ा डिफरेंट हुआ स्ट्रक्चर। वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए मैंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग बनाया था। यहाँ एक डिपार्टमेंट में मैंने इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक एक प्रोडक्ट को क्या कर रखा है? एलोकेट कर रखा है। सेम विद योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो इस केस के अंदर हुआ क्या। इस केस के अंदर यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दोनों तरीके से ही इसके ऊपर अथॉरिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, दोनों को ही जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी आएगी। अगर कुछ सही काम किया तो रिवॉर्ड्स भी दोनों देंगे और कुछ गलत काम किया तो पनिशमेंट्स भी दोनों देंगे। अब एक बात बताओ, इसमें ना कोई चीज़ ऐसी है जो कॉन्ट्रावेन हो रही है? कुछ याद करो। बच्चों ने यस तक बोल दिया। एक आप लोगों का प्रिंसिपल था कि एक पर्सन का एक ही सब आपका सीनियर हो सकता है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर वो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया है? वॉयलेट। हाँ ना, कि एक इंसान को सिर्फ एक ही जना ऑर्डर मिल सकता है। अगर एक से ज़्यादा जगह से ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि वो पहले प्रायोरिटी किसको दे। और कुछ याद आया 12th क्लास से? तो यहाँ पर इन्होंने यही वाली बात हमें बोली है कि हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, जो यहाँ पे वॉयलेट हो चुका है। अब हाँ कैसे? क्योंकि इस एक इंसान को इसको भी जवाब देना है, और तो कितने सीनियर्स हो गए? और हमारा सीनियर कितना होना चाहिए? अब बताओ ये स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? कुछ अंदाजा लगाओ। हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स में क्या होता है? हर एक फ्लोर के भी कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, हेड नर्स होती है ना, और हर एक वार्ड का भी एक अलग नर्स होती है। और जो वहाँ पे बाकी स्टाफ काम कर रहा है वो सारे वार्ड्स के बीच में काम करता है। अगर कभी तुम लोगों ने, भगवान ना करे देखा हो, लेकिन अगर कभी गए हो, अगर कभी तुमने वार्ड्स देखे हैं तो वार्ड्स में पेशेंट्स होते हैं,
अगर एक फ्लोर पे मैंने बोला 3-4 वार्ड्स बने हुए हैं तो एक फ्लोर का एक सुपरवाइजर होता है और हर एक वार्ड का भी एक, और यहाँ पे जितने भी सिस्टर या नर्स जो भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे वार्ड्स के बीच में काम करते हैं। कई बार तो उन लोगों को एक सिंगल वार्ड एलोकेट हो जाता है कि आप इसी वार्ड के पेशेंट्स को देखोगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पे हम उनको शिफ्ट भी, कि आज उस वार्ड में 1-2 लोग ज़्यादा एब्सेंट है, तुम वहाँ का काम भी आज संभाल लेना। और अब इनको डांटने के लिए इनके ऊपर कितने सारे लोग हैं, एक जो इस वार्ड का हेड हो गया, एक जो फ्लोर का हेड हो गया, और एक जो डॉक्टर आके डांटेगा वो अलग है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हॉस्पिटल में फंक्शनल तो नहीं लग सकता, डिविजनल भी नहीं लग सकता, एसबीयू भी। तो ऐसे सिनेरियो में एक नया स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये स्ट्रक्चर मिलिट्री में भी यूज़ होता है। मिलिट्री में भी इसी तरीके से हम लोगों का क्या होता है, फॉर एग्जांपल अलग अलग ना बटालियन बनाई हुई होती हैं, तो हर एक बटालियन का एक मेजर होता है और 2-3 बटालियन के ऊपर से भी एक मेजर होता है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट P1 वाला जो हेड है, ये इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, इसका भी हेड है और इसका भी। तो ये तो इतने सारे लोगों का हेड हो गया, और ये किसका हेड है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे काम करने वाला इंसान, ये इसकी इंच, ये बटालियन आ गई, और यहाँ पे जो पर कमांडर वगैरह होते हैं उनके अंडर वो सारे के सारे आ गए। तो यहाँ पे इन लोगों को कमांड्स 2 लोगों से मिल सकती है। क्लियर है। तो हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आपका यूज होता है। ये एग्जाम्पल्स लिखते हो, ये एक लिखा हुआ है, मुझे पता है बुक में भी लिखा हुआ है ये तो। हाँ, ये टेबल बनाया नहीं बनाया, मैं जो टेबल्स बनाती हूँ, बनाते हो नहीं बनाते हो, तुम लोगों को छोटे बच्चों की तरह बताना पड़ता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लीन बनाऊं टेबल फिर से, समझ में आ रही है। देखो, अगर एम्प्लॉय फ्री है तो हम उसको दूसरे काम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट भी है, हम अभी भी पढ़ेंगे। अरे यार, बुक में कहीं ना कहीं बना लेना। कभी भी कोई चीज़ ऐसी जगह पे मत लिखना जहाँ पे उसके बारे में कुछ भी ना लिखा हो, बाद में तुम देखोगे कि कॉपियाँ ढूंढते रह जाओगे। हर चीज़ को एक ही जगह पे नोट डाउन करना। रिकॉर्डिंग की बात है, कभी हम लोग ठीक है, हम लोग कहीं पढ़ने बैठते हैं ना और कोई कॉपी कहीं और पड़ी होती है और हमें पता है उसमें लिखा हुआ है, तो वो उठ के लेके आने में बहुत मुश्किल हो जाती है अपने को। फिर सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता। या तो पढ़ाई करते तो पूरे बेड पे ऐसे किताबें किताबें रखो। तो क्या ऐसे बेड, मतलब पिलो के पास में बुक्स रख के ही सोते थे हम तो। रात को ऐसे पढ़ते 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 वहीं रख के सो जाते, सुबह उठ के वापस उन्हीं किताबों को उठा लेते थे। जब सेल्फ स्टडी करते थे हमारा तो यही हाल होता था, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो उसी के ऊपर सो जाते थे या साइड में रख के। जब सेल्फ स्टडी शुरू करें तो ऐसा ही करोगे। सर्दियों के दिनों में तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो बुक सुबह उठते ही पढ़ना है पहले ही सिर के पास रख के सो। सुबह उठो और सीधा वो बुक पढ़ने बैठ गया। पढ़ सकते हो रात को, क्यों नहीं पढ़ सकते। खाते खाते रहो और पढ़ते रहो। नवंबर वाले मुश्किल ही देते हैं, मई वाले तो और भी मुश्किल से देते हैं। पता है क्यों? इतनी गर्मी होती है, एक पंखा यहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, बीच में तुम बस पसीने से नहा रहे होते हो और उसमें तुम्हें पेपर भी दे रहे होते हैं।
सेंटर पर। Most organizations find organizations around them either functional, product, geographical area. ये स्ट्रक्चर बेसिकली कंक्लूड करते हैं कब लगेगा, याद रखना। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन कॉन्ट्रास्ट हटा दो। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी वेरी अप्रोप्रिएट, कब अप्रोप्रिएट होता है, जब ना तो फंक्शनल, ना ही डिविजनल और ना ही एसबीयू। कब लगेगा, जब ना तो फंक्शनल, ना ही डिविजनल और ना ही राइट है क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर कब लगता है अपना, तीनों ही फेल हो गए तब ये स्ट्रक्चर हमारा लगेगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अगला पॉइंट इन्होंने बोला है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, फंक्शनल और प्रोडक्ट दोनों बेसिस पर हमने चीज़ों को क्या किया है, डिवाइड किया। इन दोनों को कंबाइन किया है साइमल्टेनियसली एट द सेम लेवल। फंक्शनल में खाली फंक्शन था, डिविजनल में प्रोडक्ट था। हमने फंक्शनल और डिविजनल को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। अब एक एम्प्लॉय के कितने सुपरवाइजर्स, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉय के कितने सुपरवाइजर्स, एक तो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का मैनेजर या फिर आपका फंक्शन का मैनेजर। फिर अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पीपल फ्रॉम दीज फंक्शनल यूनिट्स असाइन टेम्परली टू द वन और मोर प्रोजेक्ट यूनिट्स या प्रोडक्ट। टेम्पररी बेसिस पर आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है। अगला पॉइंट क्या बोला हुआ है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी है। कैसा है यहाँ पे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आपको वर्टिकली भी अथॉरिटी है और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बात करने के लिए भी आपको दोनों तरफ बात करनी पड़ेगी, काम भी दोनों तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन कॉन्ट्रास्ट फंक्शन, अब देखो आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल और डिविजनल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन था, वर्टिकल। ये सिर्फ समझाने के लिए मार्क करवाया है मैंने। वर्टिकल, फंक्शनल और डिविजनल में सिर्फ वर्टिकल था, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ओवर, इसमें हायर ओवरहेड्स हैं क्योंकि एक से ज़्यादा मैनेजमेंट की, एक बंदे के दो सुपरवाइजर तो सैलरी भी। अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड, यहाँ पे डुअल लाइन ऑफ, तो यहाँ पे वायलेशन हुआ है यूनिटी ऑफ, डुअल सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड एंड शेयर्ड अथॉरिटी, डुअल रिपोर्टिंग, इस पर्सन को इसे भी रिपोर्ट करना है और एंड यहाँ एक्चुअली उन्होंने वही बात है, डुअल ऑन बजटरी अथॉरिटी और अथॉरिटी एक ही बात है कि आपको दो लोगों से अथॉरिटी आएगी, दो लोगों को आपको जवाब देना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये स्ट्रक्चर, डिस्पाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, R&D एंड डिफेंस। अब देखो ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे एग्जाम्पल इतना एक्यूरेटली दे रखा है कि इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, इसलिए नामों पे ध्यान रखना। MCQ उठ के आ सकता है कि बताओ डिफेंस पर कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, बताओ रिसर्च पे, ये रिसर्च वर्ड भी याद रखना, हेल्थ केयर पे या कंस्ट्रक्शन पे कौन सा स्ट्रक्चर लग सकता है। अब देखो क्योंकि इसके अंदर डिविजनल भी हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव भी डिविजनल वाले आ जाते हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, मैनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वर्कर अपने काम के रिजल्ट को आराम से देख सकता है और बहुत ही इजी है शट डाउन करना किसी भी प्रोजेक्ट को। देखो प्रोजेक्ट को शट डाउन करना इजी क्यों है, मैंने बोला प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4। यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ थे और ये कौन सा डिपार्टमेंट था, HR।
अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को बंद कर रही हूँ तो मुझे कोई डिपार्टमेंट बंद नहीं करने, सोचो कोई डिवीजन बंद करना पड़ता, डिवीजन के अंदर पूरे डिपार्टमेंट्स थे और उसके अंदर काम हो रहा था, तो वो बंद करना ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। यहाँ पे ये एम्प्लॉय तो इजीली किसी और में भी शिफ्ट, तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को शट डाउन करना इतना मुश्किल, इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ी अलग सी बात बोली हुई है, तो केस स्टडी में ऐसे शब्द मिल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट लाइन को बंद करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट से रीड करो तुमने क्या पढ़ा है। जो मार्क करवाती हो पॉइंट्स में वो मार्क कर रहे हो ना, कीवर्ड्स को सर्कल करते हो या अंडरलाइन करते हो, कुछ तो करते हो, तो ये शब्द भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को ना रीड करने के लिए बोला है। जो पंचायत बिठा लेते हो ना, छोटी छोटी बातों में मत बिठाया करो। इसमें लिखा है बेसिकली होम डिपार्टमेंट दैट इज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग इज यूजुअली फंक्शनल एंड रीजनेबली परमानेंट। जैसे कि तुम्हारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ऊपर वाले, ये तो परमानेंट है, प्रोडक्ट हट सकता है, डिपार्टमेंट नहीं हटे। बिना एचआर डिपार्टमेंट के बिना काम नहीं चलेगा, पर प्रोडक्ट तुम्हारा हट सकता है। रीड हो गया। अब देखो इन्होंने बोला है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये थोड़ा सा याद रखना है, पेपर में थोड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 16, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनने का बहुत सिंपल तरीका होता है। मान के चलो मुझे एक नया प्रोडक्ट लेकर आना है, ये P1 चल रहा था, ये P2 चल रहा था, ये P3, और अब मैं क्या लेकर आ रही हूँ, यहाँ पे HR है, यहाँ अकाउंट्स हैं, यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ उनके कौन बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। अब देखो होगा कैसे। इनिशियली अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो क्या उसके लिए फटाफट से नए लोग एम्प्लॉय कर लोगे, या ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा काम करवा लोगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा भी या, तो आते ही प्रोडक्ट के आते सारा खर्चा करने की ज़रूरत। तो टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली यूज्ड जब अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, इन्हीं फंक्शंस वालों से इनिशियली हम काम करवाएंगे। क्लियर है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेकर आएंगे जो इंचार्ज होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पर। प्रोडक्ट का एक क्या लेकर आना पड़ेगा, इंचार्ज। देखो प्रोडक्ट का इंचार्ज तो लाना पड़ेगा ना, तो यहाँ वाला तो इस प्रोडक्ट को देखने में बिजी है, यहाँ वाला इसमें, और यहाँ वाला, हम एक प्रोडक्ट का इंचार्ज लेकर आएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर इज इंचार्ज एज द की हॉरिजॉन्टल
लिंक, क्योंकि प्रोजेक्ट कौन सी तरफ है, तो ऐसे वाला कम्युनिकेशन हुआ ना, जब यहाँ रखा है तो यहाँ पे ध्यान दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे हुआ। अब देखो अगला, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर। अब क्या बोलेंगे, ये क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स धीरे धीरे क्या बनेगा, मोर परमानेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम अब प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर एंड द सेकेंड फेज। अब जो मेरा प्रोडक्ट है वो मार्केट में धीरे धीरे फेमस, अब वो प्रोजेक्ट से क्या बन चुका है, प्रोडक्ट। या तो ये प्रोजेक्ट क्या होता है, जब आप किसी रिपोर्ट को मार्केट में ले, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पता है क्या होता है, क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हम देखते हैं फिजिबल है या आप उसे कर सकते हो या नहीं, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को देखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। और जब धीरे धीरे वो मार्केट में सक्सेसफुल होने लगता है तो वो मार्केट के लिए ब्रांड या प्रोडक्ट बन चुका है। तो अब जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था वो क्या बन चुका है, ब्रांड या प्रोडक्ट का मैनेजर। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट फंक्शनल इज स्टिल द प्राइमरी ऑर्गेनाइज, फंक्शन ही आपका प्राइमरी है बेसिकली, प्रोडक्ट और ब्रांड। यहाँ पे इतना याद कर लेना, आगे का टफ हो जाएगा याद करना। अगला सुनो क्या है, मैच्योर मैट्रिक्स। अब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो चुका है, पूरा मैच्योर। जब प्रोडक्ट मार्केट में मैच्योर हो चुका है तो दोनों लाइंस परमानेंट भी। थर्ड और फाइनल फेज में आपका प्रॉपर मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोथ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों एम्प्लॉइज कनेक्टेड हो जाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैनेजर के साथ में, और फंक्शनल और मैनेजर दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होंगी दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने बोला मार्केट में नया नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस फंक्शनल टास्क। क्रॉस फंक्शनल टास्क में उन्हीं फंक्शनल एम्प्लॉय को टेम्पररी काम करवाते रहेंगे जब मेरा प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट का मैनेजर लेकर, अब है प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। मेरा प्रोजेक्ट ब्रांड में कन्वर्ट हो गया है तो फंक्शन को मुझे परमानेंट करना पड़ेगा कि ये लोग इनके लिए काम करेंगे। मैच्योर मैट्रिक्स बन गया, डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट हो जाएगी, डुअल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, दो सुपीरियर्स बन चुके हैं, दोनों का आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। तो इनिशियली नया प्रोडक्ट आएगा तो आते ही हम सब कुछ परमानेंट, पहले हम कैसे काम करवाएंगे, क्रॉस फंक्शनल टास्क में काम करवाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या करवाएंगे, जब प्रोजेक्ट से क्या बन गया, प्रोडक्ट और ब्रांड, तो हम लोग परमानेंट करेंगे किस चीज को, फंक्शनल लेवल को। क्लियर है बात, पक्का। ये मैं क्या लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाएगी, यहीं तक कर लेना, कोई बात नहीं। क्लियर है, तो हमारा मैट्रिक्स कब लगेगा, तब कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लगता है। अब देखो क्लास, अगला स्ट्रक्चर है नेटवर्क स्ट्रक्चर। कौन सा है, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क होता है जाल, जाल क्या होता है, एग्जाम्पल दे सकते हो। नेटवर्क स्ट्रक्चर लगता है तुम्हारा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, किन के ऊपर लगता है, हाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, या आपका क्रोमा हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ब्रांडेड हो गए, क्रोमा तो पता ही है, जैसे वीवा एक कपड़ों का ब्रांड है, हाँ मैं नहीं पता, कुर्तीज मिलती हैं, जीरो नॉलेज। अब मेरे दिमाग में तो बीबा, डब्ल्यू, लिबास यही सारे आता है, मैं कहा क्या बोलूँ, आधों को तो समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, अब तुम कोई नॉर्मली पूछे ना तुम्हारे कोई ब्रांड के नाम, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है जिनको तुम दिन भर देखते रहते हो। हाँ पीटर इंग्लैंड भी होता है, और रेमंड भी है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये वाले भी हैं मार्केट में सब। चलो अब एक बात सुनो आगे, हमारे जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं
अगर तुम जयपुर की भी बात करो, जयपुर में ब्रांडेड शोरूम ना आपको एक देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक ही ब्रांड के बहुत सारे आउटलेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक जाल की तरह फैले हुए होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। जाल की तरह फैले हुए होने के पीछे रीज़न है, ब्रांडेड शोरूम्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। जब डिस्काउंट का सीज़न चल रहा होता है, एंड ऑफ द मंथ सीज़न चल रहा होता है, तब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अदरवाइज बहुत ही रेयरली लोग यहाँ पे आके कपड़े खरीद के जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रोड पे बहुत सारे शोरूम्स हैं, कभी देखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी हो? नहीं, लेकिन देखने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम कभी WTP भी गए हो तो वहाँ इतने सारे ब्रांडेड शोरूम है, शॉपर स्टॉप या इन सब के अलावा तुम्हें ज़्यादा भीड़ कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स एक साथ हो जाते हैं। लेकिन ब्रांडेड शोरूम्स के जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा रश देखने को, क्योंकि इनकी सेल्स क्या रहती है, अनस्टेबल, और पूरे साल क्या होती है, अनस्टेबल। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीना इतना बिकेगा ही बिकेगा, किस महीने बहुत और किस महीने कुछ भी नहीं बिका, लेकिन वो थोड़ा बहुत बेच के भी अपना सारा मार्जिन रिकवर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर आपकी पता है कि एनवायरनमेंट कैसा है और हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। अगर तुम कभी ब्रांडेड आउटलेट या ब्रांडेड शोरूम के अंदर जाओ तो यहाँ पे एक या दो ही सेल्समैन दिखते हैं, तो इतने लोग ही नहीं आते कि ज़्यादा सेल्समैन को अटेंड करने की ज़रूरत पड़े, और उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, सैलरी बेसिस पर। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या ज़्यादा सेल्समैन ये लोग तभी लेकर आते हैं जब रश का टाइम होता है। रश का टाइम कब होगा, जब फेस्टिवल्स होते हैं। ये आउटलेट्स वो होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बनाते भी खुद हैं और सेल भी, अब बताओ, प्रोडक्ट बना भी खुद रहे हैं और सेल भी खुद ही कर रहे हैं। कुछ याद आया? वर्टिकल इंटीग्रेशन किस में इन्वॉल्व है ये, क्योंकि अपना प्रोडक्ट बनाते भी ये खुद हैं और बाद में सेल भी ये खुद ही करते हैं। और ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है, बेसिकली बहुत ही जल्दी अपने आप को इनोवेट करते हैं, इसलिए कभी भी ज़्यादा बड़ा स्टॉक बनाकर, अगर तुम शोरूम में भी जाओगे तुम्हारे पास लिमिटेड स्टॉक एडिशन ही मिलता है, ज़्यादा वैरायटी या ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें बहुत ही स्पीड में क्या होती हैं, चेंज या इनोवेट होता रहता है। अब देखो, ये लोग कभी भी, तुमने जयपुर में भी देखा है तो एक ही ब्रांड के तुम्हें बहुत सारे शोरूम्स मिल जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ज़्यादा मार्केट कवर किया जा सके। वैसे ही कम लोग आते हैं, शोरूम भी गिने चुने बना दो तो शायद वहाँ के लोग इतना दूर जाके, और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ब्रांडेड शोरूम्स दिखेंगे तो वो एक साथ बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी एक जगह पे एक ही शोरूम है और वहाँ पे तुम्हें कोई दूसरा ब्रांड का शोरूम मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि लोग जब ब्रांडेड आउटलेट्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको वैरायटी चाहिए, उनको चॉइसेस चाहिए, और जब ज़्यादा शोरूम पास में होंगे तभी वो एक से निकल के दूसरे में फटाफट सारा का सारा काम कर लेते हैं। तो इसलिए तुम अगर कहीं पर भी देखोगे तो ये नेटवर्क बना के रखते हैं एक ही साथ, कि यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स तुम्हें साथ में मिल जाएंगे। तो कभी भी तुम्हें ब्रांडेड शोरूम के केस में ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही शोरूम है, या तो दो तीन शॉप छोड़ कर होंगे, वरना होंगे हमेशा सारे लाइन बाय लाइन ही। इसके पीछे ये सारे रीज़न हैं, क्योंकि एक कस्टमर जब आता है तो वहीं पे जाना प्रेफर करेगा जहाँ सारे ब्रांड्स एक साथ मिल जाए। जीटी जाते हैं, इसलिए हम लाइन क्या बोला, शॉपर स्टॉप में लोग ज़्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, क्योंकि शॉपर स्टॉप में तुम्हें सारे ब्रांड एक साथ मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही बात को समझा। एक बात बताओ, ब्रांडेड शोरूम से खरीदे हुए कपड़ों का, ये आइटम्स का एक फ़ायदा और होता है, अगर तुमने मान के चलो अहमदाबाद से शॉपिंग करी, वहाँ से कुछ खरीदा, तो जयपुर में भी तुम उसको चेंज करवा सकते हो, क्योंकि इनका नहीं, ये रूल्स के अंदर लिखा है कि आप चेंज करवा सकते हो अगर आपके पास में बिल अवेलेबल है, तो आप करवा सकते हो। पता नहीं तुम्हें क्यों मना कर देते हैं।
वेस्ट साइड में मैंने एक बारी एक जीन्स ली थी और बिल पे क्लियरली लिखा है कि अगर 1 ईयर के अंदर अंदर आपका कलर फेड होता है या कुछ भी होता है, ड्रेस आप चेंज करवा सकते हो। ब्लैक, हाँ ब्लैक जीन्स थी, उसका 10 महीने में कलर फेड हो गया, मैं रिप्लेस करवा के नई ब्लैक जीन्स ले आई। कि ब्लैक जीन्स का तो होता ही है कलर फेड जल्दी। बिल हमेशा संभाल के रखना चाहिए, अगर उस पर 1 साल या ऐसा कुछ वारंटी पीरियड है। अगर 1 साल में फैब्रिक कट गया है, कुछ भी हो गया, तुम वेस्ट साइड में जाके वापस रिप्लेस करवा के ला सकते हो। सोचो मैं बैठी हुई हूँ, मैं उठी यहाँ से, मेरी कुर्ती खराब हो गई, इस चेयर के अंदर फंस के कुछ भी हो गया, तो मैं जाके उसे रिप्लेस करवा के ले आऊँगी। ज़रूरी है मैं यही बोलूँ कि मैं चेयर से ही कुर्ती फंसी है। कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से, कपड़ा एक ही उसमें पड़ा था, वो कट गया। ऐसे भी कपड़ा कट जाता है कभी कभी। इसलिए ऐसी चीज़ों के बिल संभाल के रखने चाहिए। बिल नहीं संभाल के रख लो तो फोटो क्लिक करके रख लो। और मेल पे तो बिल आता ही आता है इन लोगों का, मेल पे तो बिल आता ही आता है, बस मेल से निकाल लो। शॉपिंग की डेट याद रख लो, उस टाइम के आसपास शॉपिंग की। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना इतने महंगे कपड़े खरीदने का फ़ायदा क्या है। अगर तुम उनको 1 साल के अंदर उसको 2-4 बार, तुम लोग ईयरफोन क्यों खरीदते हो, बोट के, JBL, इनमें सब के, ताकि 1 साल में अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वापस चेंज करा लेंगे। मेरे कज़न ने तो ऐसा किया था, ईयरफोन को कुछ नहीं हुआ था, फिर भी बोलते थे कभी कभी आवाज़ रुक रुक के आती है। बोलते थे साल ख़त्म होने वाला था, मुझे पता था अगले साल पक्का ख़राब हो जाएगा, तो उसे नहीं मंगवा ली। तुम पे किस चीज़ के लिए करो, ये पता है ब्रांडेड चीज़ें महंगी इस वजह से होती है क्योंकि तुम्हें वारंटी की चीज़ें देते हैं, वो वारंटी के पैसे चार्ज करते हैं, तो तुमने सब उन पैसों को यूज़ किया है, नथिंग एल्स। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं करी तुमने, सब करता है। चलो, मैं सब तुम्हें बोल के बता दिया। अब क्या, द स्ट्रक्चर नेटवर्क बिकम्स यूजफुल, ये नेटवर्क कब काम का होता है, जब एनवायरमेंट इज, और पूरा साल ऐसा ही रहने वाला है। अंडर सच कंडीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नीड है इनोवेशन और क्विक, इंस्टेड ऑफ हैविंग सैलरी एम्प्लॉय, ये परमानेंट सैलरी एम्प्लॉय ये कॉन्ट्रैक्ट पे पीपल को रखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लेंथ ऑफ द, ये लोग सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस करते हैं किसके साथ में, और खुद ही प्रोवाइड करते हैं अपने काम को थ्रू द वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रादर देन बीइंग लोकेटेड इन अ सिंगल बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शंस आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट जोग्राफिकल, ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। हर ऑर्गेनाइजेशन का इनफैक्ट सिर्फ एक ही स्मॉल हेडक्वार्टर है, लेकिन सब आपस में इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होते हैं अपने सारे डिविजन्स में और सब डिविजन्स के अंदर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये कनेक्टेड किसकी हेल्प से होते हैं, विद अ कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं लेकिन सभी के सभी आपस में कॉमन सिस्टम से कनेक्टेड होती है। पता है होता कि लोग जब बिलिंग करेंगे तो हेड ऑफिस का अपने आप पता चलता जाता है कि स्टॉक खत्म हो रहा है, और अगर तुमने कहीं एक से बिलिंग करवाई है तो दूसरी जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच जाती है, क्योंकि कॉमन सिस्टम है। सबके सब एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे बैंक में करते हैं ना, एक ही सॉफ्टवेयर होता है, तुम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके काम करवा सकते हो। इसके लिए दिया तुम्हें मना नहीं किया ना। क्या मैंने प्रॉब्लम पहली बार तुम्हारे साथ ही सुनी है, मुझे रूल्स बता दिया करो। एज पर रूल्स ऐसा नहीं होता मैम, मैं आपको बता सकती हूँ। ओके क्लास, अब देखो एक लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट स्ट्रक्चर, वो है आर ग्लास स्ट्रक्चर। आर ग्लास स्ट्रक्चर छोटा सा स्ट्रक्चर है, पहले तो मुझे बताओ आर ग्लास होता क्या है। ऐसा मिट्टी वाला होता है जहां से 1 घंटे मिट्टी ऊपर से नीचे जाती है, फिर से वापस घुमा के रख दो। ये इस शेप की वजह से इसे हम बोलते हैं आर ग्लास। आर मतलब 1 घंटा, और एक ग्लास का बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर ग्लास।
आर मतलब 1 घंटा, इट्स नॉट ये वाला आर, इट्स ये वाला आर। शेप की वजह से स्ट्रक्चर का नाम आर ग्लास है। अब सुनो, शेप की वजह से स्ट्रक्चर का नाम आर ग्लास क्यों है। अब देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, इंक्रीज इन, हमारे पास ना ऐसे होता था, देखो एक बचपन में ये पढ़ा था तुम लोग, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। कितने लेवल होते हैं, सबसे ऊपर मिडल और, बचपन में पढ़ा था ना। अब देखो हुआ क्या, 12th पढ़ी नहीं, कोविड इफेक्ट्स पता है मुझे। अब सुनो क्लास, छोटी सी बात को, आज के टाइम पे क्या हुआ है, क्योंकि कंपनीज लॉ 2013 ने बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट की सीट्स को रखना परमानेंट कर दिया कि वुमेन डायरेक्टर होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। जिस वजह से यहाँ के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ चुके हैं, है ना। पहले तो कितने लोग आपकी बीओडी में होंगे वो आपकी मर्जी होती थी, पर अब आपको इतने लोग रखने ही रखने। ऑडिट कमेटी बनाओगे तो इतने लोग रखने ही रखने हैं। अगर आपकी कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कंपल्शन है कि आपको इतने लोग रखने ही। लोअर मैनेजमेंट में भी लोग काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन मिडल मैनेजमेंट इज गेटिंग श्रिंक। तो अब ये फिगर कुछ ऐसी सी हो गई है, यहाँ लोग बढ़ चुके हैं, यहाँ बढ़ चुके हैं और यहाँ पर कम। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या आ गई है, अब सोचो, जो पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर्स वही खाता लिखते थे, वो हाथों से लिखते थे, अब वही काम टैली का सॉफ्टवेयर कर रहा है। पहले एक इंसान तुम्हारा क्या बनाता था, जर्नल एंट्री लिखता था, फिर एक इंसान जर्नल में से लेजर बनाता था, फिर लेजर का ईयर एंड पे जाके क्या बनता था, ट्रायल बैलेंस और पीएनएल और बैलेंस शीट। ईयर एंड पे क्यों, क्योंकि जब तक तुम्हारे लेजर बैलेंस्ड नहीं है तब तक तुम ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं बना सकते। तो तुम्हें खुद सोचो कितना टाइम के लिए वेट करना पड़ता था। और ईयर एंड पे क्या एक ही बंदा सारा काम कर देगा, क्या नहीं करेगा ना, तो तुम्हें 3-4 लोग चाहिए। अब टैली का सॉफ्टवेयर आ गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है, ऑटोमेटिकली फिगर ट्रांसफर, तुमने किसी जनरल एंट्री को डाला, उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट लेजर में आएगा, और 2 रुपये ही बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, पीएनएल और। तो अब 1 या 2 लोग मिलकर सारा काम, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए हैं। तो इस वजह से ये शेप मेरी क्या हो चुकी है, चेंज। शेप चेंज होते ही ये वाला साइज क्या हो गया, नैरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, आर ग्लास जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया है आर ग्लास स्ट्रक्चर। नाम रखने वाले ने तो कितनी मेहनत से नाम रखा है। अब सुनो क्लास, आर ग्लास स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, इन्होंने बोला विद द एडवेंट ऑफ, एडवेंट मतलब होता है अराइवल, टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम पड़ने लगी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ का काम कर देता है। पहले आईटीआर भरने के लिए इंसान अपने हाथों से भरता था, आज के टाइम पे तुम आईटीआर अगर भर रहे हो और इस एम्प्लॉय का आईटीआर पहले भर चुके हो तो उसकी पर्सनल डिटेल तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा उसके इनकम टैक्स प्रोफाइल से, फॉर्म 16 और 26 एएस से ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी की आपको से क्रॉस चेक करना है सही है या। टीडीएस की डिटेल ऑलरेडी फॉर्म 16 और 26 एएस से आ जाएगी, कंप्यूट टैक्स पे क्लिक करते टैक्स कंप्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात, इन पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ा, क्योंकि लोअर लेवल वो हो जाते हैं जो क्लैरिकल लोग हो जाते हैं, जिसके लिए इतना ज़्यादा तुम लोगों को मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। और टॉप मैनेजमेंट तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने आजकल कंपलसरी कर दिया है। ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, अब खुद सोचो, पहले जो लोग हाथों से रिटर्न्स भर रहे थे तो कितने सारे लोग चाहिए थे रिटर्न भरने के लिए, अब एक ही बंदा दिन रात बैठ के रिटर्न भर रहा है। पहले रिटर्न तुम सिर्फ जाके पर्सनली डिपॉजिट करवाते थे, तो 5 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद, 5 बजे के बाद रिटर्न सबमिट नहीं होगी, तो एक बंदा रिटर्न सबमिट करने के लिए चाहिए। अब तो साइट पर आती है, रात को 12 बजे बैठ के काम करते रहो, चाहे जब सर्वर चला तभी अपलोड कर दो। तो काम तो सारा कौन कर रहे हैं, तुम्हें कोई लिमिट याद रखने की जरूरत नहीं है, 80D में क्या था, 80C में क्या था, कुछ क्या था, तुम कुछ भी फिगर लिख दो वो वही उठाएगा जो मैक्सिमम लिमिट है। अगर तुमने लिख दिया 80C के अंदर 80C प्लस 80CC प्लस 80CCC, वो उसको पता है सब मिलाकर 1,50,000 ही है। तुमने अगर सबके अंदर भी डेट लिख दिया तभी वो 150 से पिक करेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है, ये तुम लिख रहे हो, ये सिस्टम जनरेटेड फिगर्स आएंगे, तो सिरदर्दी सारी खत्म। हाँ
अपडेट सॉफ्टवेयर इस बार इन्फोसिस ने बनाया है, वो इन्फोसिस ने बनाया तो वो खुद ही अपडेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट दे रखे ना इन्फोसिस को। अब इनकम टैक्स से पूरी नई की नई वेबसाइट इन्फोसिस ने ही बनाई थी, तो जब भी सर्वर डाउन होता है सब गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं इन्फोसिस को। तुमने कहा ये वाले मीम्स नहीं देखे होंगे ना, अभी तुम लोग इनको देखने लगे नहीं हो क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में भी ऐसे कोई लोग नहीं है। जब ये नया आया था ये बेसिकली कोविड के आसपास, तभी हुआ था कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छा चला तो निर्मला सीतारमण कहेंगे हमने बनवाया, खराब चला तो बोलेंगे इन्फोसिस वालों ने खराब कर दिया। हाँ तो काम होना चाहिए बस, कैसे भी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, सरकार के साथ तुम कुछ नहीं कह सकते। ओके फटाफट से पढ़ लेते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी आज, तुम्हारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन द रिसेंट ईयर्स, आज के टाइम पे देखा जाए तो आईटी और कम्युनिकेशन ने सिग्निफिकेंटली फंक्शन के काम को ऑल्टर कर दिया है। काम करने का तरीका कंप्लीटली क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले लोग मीटिंग्स करने आउट ऑफ इंडिया जाया करते थे, आजकल लोग, तो तुम्हें मीटिंग्स के लिए भी बाहर जाने का नहीं मिलता। पहले लोग एम्प्लॉयज़ को भेजते थे मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ इंडिया, आजकल एम्प्लॉय को बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग कर लेना, काम हो जाएगा, क्लाइंट को यहीं से समझा देना सारी बातें। अगला पॉइंट, जो रोल प्ले कर रहा था मिडल लेवल वो डिमिनिश हो गया, क्योंकि उनके थ्रू परफॉर्म किया हुआ टास्क रिप्लेस कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल। पहले इंसान काम करते थे, अब उनकी जगह कौन काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी। तो आर ग्लास स्ट्रक्चर ने देखा जाए तो 3 लेयर में से मिडल लेयर को क्या कर दिया, एक कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब लिमिटेड कर दिया है। अब मेरा शॉर्ट और नैरो हो चुका है कौन सा स्ट्रक्चर, मिडल लेवल स्ट्रक्चर। मिडल लेवल स्ट्रक्चर हमारा शॉर्ट और क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, अब सीधा आ जाओ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखो कुछ फायदे भी हैं इसके, बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट, खर्चा कम। एक बार सॉफ्टवेयर खरीदा, डेप्रिशिएट करते रहो, काम खत्म। एम्प्लॉय ज़्यादा रखोगे तो उसको सैलरी देते रहना पड़ेगा, एम्प्लॉय छुट्टी भी मांगेगा, सॉफ्टवेयर छुट्टी, एम्प्लॉय थकेगा, सॉफ्टवेयर, खर्चा बच गया सॉफ्टवेयर से काम करवाने का। अगला पॉइंट, एनहेंस करता है रिस्पॉन्सिवनेस बाय सिंप्लीफाइंग द डिसीजन मेकिंग। अगर आपके सॉफ्टवेयर ने बोला है कि इस पर्सन की जो एज है वो 60 प्लस है, 60 प्लस ही है, इंसान गलत कैलकुलेट कर सकता है पर सॉफ्टवेयर नहीं। तुमने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी, उससे प्रेजेंट टाइम पे उसकी एज अपने आप कैलकुलेट करके बता देना कौन सा स्लैब में जाना है उसे। एक बारी के लिए तुम लोग गलत हो सकते हो कैलकुलेट करने में, पर सॉफ्टवेयर गलत 60.5 ईयर्स भी वो सही कैलकुलेट करेगा, वो तो हमेशा चलेगा। क्लियर है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्टेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ, जहां इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर में डिसीजन मेकिंग भी कौन कर रहा है, वही कर रहा है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, तो ये नीचे के क्लर्क लेवल होता था ना, अगर वो अच्छा काम करता था प्रमोट हो के वो अच्छे लेवल पर। अब जब ऊपर के लोगों की जॉब का पता नहीं है तो इनका प्रमोट होके ऊपर आने के चांसेस कम हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या लिख दिया है कि रिड्यूस साइज ऑफ मिडिल मैनेजमेंट की वजह से प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर लेवल भी क्या हो चुका है, डिमिनिश। अब लोअर लेवल को भी इतना ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस कम हो चुका है। मोनोटोनस, बोरिंग क्यों, एक बात बताओ यार, टैक्स ना सॉफ्टवेयर ही कैलकुलेट कर रहा है, सब कुछ वही करे, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम हर रिटर्न में की काम करो, कंप्यूट टैक्स, दिमाग ही नहीं लगाना। कभी कभी इरिटेट करने लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। अगला पॉइंट, कभी कभी लोगों के लिए क्या हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपको, आपको क्या रखना, मोटिवेटेड रखना। मोटिवेट सिर्फ एक ही फैक्टर रख सकता है कि 5 मिनट के रिटर्न भरने के इतने पैसे मिल जाएंगे, है ना। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को क्या करने में, ओवरकम करने में। प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक ही तरीका, लोग बोर हो रहे हैं, असाइन करो उनको चैलेंजिंग टास्क, जैसे कि सिर्फ रिटर्न्स मत भरवाओ, रिटर्न के साथ बाकी काम भी उनको देते जाओ। उनको ट्रांसफर करो इस काम में जिसमें उनका क्या है, इंटरेस्ट, क्या है उनका,
और लास्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिटर्न 5 मिनट में भर रहे हो, बोर हो रहे हो, लेकिन एक रिटर्न के भरने के 15 से 2000 रुपये मिल रहे हो, तो 5 मिनट का काम करना भी अच्छा लगता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर में सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, डिसीजन मेकिंग भी सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग शिफ्ट हो गई है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ठीक होगी। सारा काम सॉफ्टवेयर, तुम अभी जाके सीए बन के जाओगे ना, सारा काम सॉफ्टवेयर ही कर रहे हैं। तुम स्टैंप लगा के करोगे, उसके अंदर साइन और लिखोगे मेंबरशिप नंबर और मांगोगे पैसे। स्टैंप भी तुम्हारा आर्टिकल तुम्हें लगा के देगा, तुम तो सिर्फ साइन करोगे। स्टैंप लगाना तुम्हारा आर्टिकल ही करके देता है। और जहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ साइंस की जगह खाली इनिशियल लगाना होता है, साइंस से वही करना होता है जहाँ तुम्हारा नाम लिखा होता है, बाकी सारे पेजेस पे सर्कल लगा के सिर्फ इनिशियल भी आर्टिकल लगा देता है। इनिशियल का मतलब होता है खाली, जैसे कि ये इनिशियल है मेरा, ये मेरा इनिशियल है एस का। ओवरहेड बोले तो खर्चा। एसबी वाले पॉइंट्स कल बताती हूँ।